Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 120 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends here. Today's topic is आज का विषय है AGM एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो हमेशा सोसाइटी में हर साल करना है, जैसे कंपनीज एक्ट में कैसा होता है वैसे सोसाइटीज में भी एप्लीकेबल है. सो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एंड एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की प्रिपरेशंस, तैयारी क्या क्या करना है, उसके कंपलसरी एजेंडास क्या क्या हैं और उसको प्रोसीडिंग्स कैसे करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं. एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग AGM के जो कानूनन जो रूल है, एक्ट है, वो सेक्शन 75, 75, 81 एंड 82 ऑफ द MCS एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये 3 सेक्शन लागू पड़ते हैं AGM करने के लिए. AGM की तैयारी में ऐसा है कि हमें AGM की मुद्दत दी गई है MCS एक्ट सेक्शन 75 में, जिसमें लिखा है कि वी हैव टू कंडक्ट आवर AGM ऑन और बिफोर 30th September of that particular year. सो AGM में हमें क्या क्या तैयारी करनी है. हमें पिछला वाला जो मिनट्स है, पिछले साल का जो AGM का मिनट्स हुआ, उसको अप्रूव करना है. साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई है तो उसको अप्रूव कराना है उसी AGM में. SGM की मीटिंग्स SGM में अप्रूव नहीं होती है. वी हैव टू अप्रूव इट ओनली एंड ओनली इन द AGM ओनली. तो वो मीटिंग्स को निकालना है, मैनेजिंग कमेटी को स्टडी करना है. एक ये प्रिपरेशन होगी. फिर अब बचा दूसरा अकाउंट्स. अकाउंट्स को अकाउंटिंग एजेंसी के थ्रू बनवाना है. सारे जो शेड्यूल्स वगैरह हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है मेंबर, उसको टैली करवाना है. ये सब सारा काम अकाउंटिंग एजेंसी का है और इसको ओके करने का काम मैनेजिंग कमेटी का है इन द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग इटसेल्फ, और वो रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड होना है. फिर अकाउंट्स बन गए, उसके बाद उसको ऑडिट के लिए भेजना है, उसका भी रेजोल्यूशन पास करना है. ऑडिटर को पिछले AGM के दौरान अपॉइंट किया गया होता है. 1 महीने के अंदर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, या तो फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट यानी DR के ऑफिस से ऑडिटर अपॉइंट करवा के बुलवाना पड़ता है. तो ये एक प्रोसीजर पूरा करना है. ये सारे प्रोसीजर होते हैं
पूरा करने के लिए मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में। फिर उसके बाद में जो साल भर में नए मैनेजिंग कमेटी के द्वारा नवी न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर्स इफेक्ट किए गए होंगे। तो न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर इफेक्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं देखा जाता है, वो एजीएम तो एजीएम के पीरियड में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछला एजीएम हुआ मानो 30 सितंबर 2024 को। उसके बाद में जितने भी मेंबरशिप ट्रांसफर्स हुए हैं उसको इस करंट ईयर के एजीएम में ट्रांसफर करना है अप टू डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द नोटिस। अकाउंट्स के साथ में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी कंपलसरी है, वो भी अप्रूव करना है मैनेजिंग कमेटी की। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट। ये सारे सेक्शन 75 में दिए हुए हैं ऑलरेडी, और एजीएम के चैप्टर में, बायलॉज के एजीएम के चैप्टर में भी दिए हुए हैं। पर वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ द लॉ। तो लॉ जो है वो सेक्शन 75, 81 और 82। तो सेक्शन 75 में मिनिमम एजेंडास क्या क्या होना चाहिए वो दिया हुआ है। सेक्शन 75 में बायलॉज का अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करना है, कोई नवा कुछ आया हुआ है और मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि भाई ये इनकॉर्पोरेट कर देना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे पार्किंग के अलग अलग चार्जेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, या और ऐसा कुछ इश्यूज हैं जैसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस तो सरकार ने निर्धारित कर दिया हुआ है, लेकिन समवट सिमिलर टू दैट आप और कई क्राइटेरिया अदर चार्जेस के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। मैनेजिंग कमेटी कैन प्रपोज की टू गिव एनओसी फॉर पासपोर्ट, फॉर गैस, फॉर रेसिडेंशियल परमिट, फॉर दिस, फॉर दैट, we need to charge so much. So that proposal has to be put in the AGM. So that has to be passed firstly in a managing committee meeting. So last year's minutes, current year's accounts, current year's audit report, current year's last year's audit rectification report, up to date managing committee working report, up to date न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने बताया अभी कि यू हैव टू प्रिपेयर एनी अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज। फर्दर एनी अदर दैट इश्यूज दैट मे बी देयर इन द सोसाइटी, द मैनेजिंग कमिटी इज ऑथराइज्ड टू पुट दैट इन द AGM. Managing committee is the only and only authority to determine the place, मतलब venue, the time, समय and तारीख for the AGM. इसमें जनरल बॉडी का कोई रोल नहीं है, ना तो कोई भी जनरल बॉडी मेंबर इस चीज का डिमांड कर सकता है। AGM के दौरान जो खर्चा है, मैनेजिंग कमिटी इज एंटाइटल्ड टू do that particular expenditure without any permission from the general body. Managing committee meeting में the committee can decide to invite special invitees. Special invitees कौन कौन हो सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कोई लीगल कंसल्टेंट हो गया, कोई सिविल आर्किटेक्ट हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया जो एक्सप्लेन करे कोई चीज़ों को, पैनल ऑडिटर को इनवाइट कर सकते हैं आप। लेकिन इनको इनवाइट करने के पहले यू हैव टू मेंशन इन द नोटिस एजेंडा ऑफ दैट AGM दैट द legal consultant or the legal advisor Mr. So and so is invited as a special invitee to brief the जनरल बॉडी मेंबर्स रिलेटिंग टू एजेंडा नंबर सो एंड सो। जो स्पेशल इनवाइटी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर
एजेंडा रिलेटेड ही ब्रीफिंग करें। जैसे अगर आपने कोई एजेंडा बनाया हुआ है पेस्ट कंट्रोल के बारे में या गार्डनिंग के बारे में या सिविल रिपेयर कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह के बारे में या लिफ्ट रिपेयर के बारे में, तो उस संदर्भ में यू कैन इनवाइट दोज टेक्निकल persons as your special invitee, but that has to be mentioned in the AGM notice agenda. But to mention in the notice agenda, preparations के दौरान प्रिपरेशन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी करती है। तो प्रिपरेशन के दौरान आपको मैनेजिंग कमेटी में ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं कि हम एजीएम के टाइम पे क्या क्या करने वाले हैं। ये सारे एजेंडा के आइटम है, ये तारीख है, ये दिन है, ये टाइमिंग है, ये प्लेस है। इसके अंदर हम मेंबरों को रिफ्रेशमेंट्स देना है कि नहीं देना है, उसका खर्चा कितना सैंक्शन कर रहे हैं, ये सारे अधिकार क्षेत्र ओनली एंड ओनली विद द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी को ये अधिकार क्षेत्र कहाँ से मिलता है? कोई तो भी लॉ होगा। तो ये लॉ का प्रोविजन है सेक्शन 73(1) के अंदर में ये प्रोविजन है कि मैनेजिंग कमेटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी। इस दो वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी का मतलब ये हुआ कि मैनेजिंग कमेटी जो जनरल बॉडी का चुना हुआ प्रतिनिधि है, दे हैव बीन ऑथराइज्ड टू डू सो। बजट प्रोजेक्शन शीट ऑल्सो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ एजीएम। अगर आपने नहीं दिया है तो मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालीफाई व डिबार भी हो सकती है। बजट प्रोजेक्शन बनाने का अर्थ यह है कि बजट प्रोजेक्शन बनेगा तब जब आपका अकाउंट्स फाइनल होकर ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके हाथ में आ जाएगी। बजट प्रोजेक्शन शीट में मैनेजिंग कमेटी को आते वाले साल का फिगर डालना है जो कि पिछले 3 साल के फिगर से कैलकुलेशन के बेस पे आधारित होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे 21-22 साल में फाइनेंशियल ईयर FY 21-22 में सिक्योरिटी चार्जेस क्या था? इतना था। उसके अगले साल 22-23 में कितना था? इतना था। 23-24 में कितना है? सो एन एवरेज ऑफ दैट प्लस एनी एक्स्ट्रा कोटेशन दैट माइट हैव बीन कमिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसी। कॉस्ट एस्केलेशन है, समय समय पे भाव बढ़ता रहता है, वो सारे को फैक्टर करके अब 25-26 का बजट प्रोजेक्शन शीट के अंदर फिगर डालना है। उस फिगर के अनुसार अब टोटल लास्ट में आएगा खर्चा कितना हुआ, सिक्योरिटी का कितना हुआ, पोस्टल का कितना हुआ, सैलरीज का कितना हुआ, पानी का कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कितना हुआ, वगैरह 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 सब टोटल आएगा ये चारों साल का। 25-26 में अगर वो टोटल ज्यादा आता है कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आ गया आपका? हर महीने का खर्चा आया जो आया मेंबर से, पार्किंग चार्जेस आ गया, और कोई दूसरा मिसलेनियस रेवेन्यू आ गया। जैसे कई बार एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स के रेवेन्यू आते हैं, कई बार मोबाइल टावर्स के रेवेन्यू आते हैं, कई बार सोसाइटी का कॉमन ग्राउंड है उसका रेवेन्यू आता है, कई बार विजिटर पार्किंग की चार्जेस वगैरह भी होते हैं, कई बार सोसाइटी में उसका भी रेवेन्यू आता है, एंड सो ऑन। ये रेवेन्यूज में सिंकिंग फंड का रेवेन्यू, रिपेयर फंड का रेवेन्यू, और कोई मेंबरशिप ट्रांसफर्स के रेवेन्यू, मेंबरशिप एंट्रेंस का रेवेन्यू और मेंबरशिप शेयर ट्रांसफर प्रीमियम का रेवेन्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। वो नहीं करना है क्योंकि वो बैलेंस शीट में सेपरेट हेडिंग में उसको स्टोर किया जाता है और उसका अप्रोप्रिएट फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट बनाना है तो मैंने ये रिकॉर्ड करना है कि हमने फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह क्या क्या किया हुआ है। उसी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट इस कोऑपरेटिव बैंक में है, लेकिन कई बार कई कोऑपरेटिव बैंक डूब जाते हैं, लूट जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, चीटिंग फ्रॉड वगैरह वगैरह जैसे हम देख ही रहे हैं। तो मैनेजिंग कमेटी ये डिसाइड करती है कि हम सारे हमारे जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं शेयर कैपिटल को छोड़ के
हम सारे नेशनलाइज बैंक में हम शिफ्ट कर देना चाहते हैं। तो ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी का है, लेकिन इसका वर्णन आपको मैनेजिंग कमेटी के वर्किंग रिपोर्ट में देना है। थोड़ा सा वर्णन में मैनेजिंग कमेटी का रिपोर्ट में क्या क्या डालना है। अभी जैसे आपका बैलेंस शीट लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लीजिए, उसमें कितने हेड्स हैं लेफ्ट साइड में, समझो 25 हेड है, तो वो सारे 25 हेड का 2 लाइनर ब्रीफ डिटेल मैनेजिंग कमेटी के वर्किंग रिपोर्ट में डालना है। वर्किंग रिपोर्ट में ये डालना है, इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस बिल्डिंग का किया हुआ है, इस तारीख को इतना अमाउंट खर्चा हुआ, विच शुड मैच विद द फिगर ऑफ द बैलेंस शीट। हमने स्टाफ इतना खर्चा किया हुआ, आते साल में हम एक सुपरवाइजर इंक्रीज करेंगे। सुपरवाइजर इंक्रीज करने के लिए जनरल बॉडी का परमिशन नहीं लेना है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करता है, जो कि मैनेजिंग कमेटी। सेम विद गार्डनर, सेम विद सिक्योरिटी, सेम विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इस साल में इतना खर्चा हुआ, जो पिछले साल से इतना ज्यादा था या कम था। पोस्टल का इतना हुआ, सैलरीज का इतना हुआ, अकाउंटिंग एजेंसीज का इतना हुआ, जीएसटी का इतना गया, प्रोफेशन टैक्स का इतना गया, इनकम टैक्स का इतना गया, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लेफ्ट साइड में है, वो सारे के सारे आपको उतारने हैं आपके मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में। एंड ऑफ कोर्स मैनेजिंग कमेटी के रिपोर्ट में ये भी देना है कि आपने इस साल में क्या क्या रेवेन्यूज आए हैं और कौन से सोर्सेस हैं। इतिहास नहीं लिखना है उसके अंदर, जस्ट 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर। मैनेजिंग कमेटी में ये भी तय करना है कि हमारे टोटल टू टोटल कितने एजेंडा होंगे। क्योंकि अगर कमेटी में ये तय हुआ कि हमारा ये टोटल एजेंडा बनता है लगभग 8, एक एक्स्ट्रा एजेंडा विद द परमिशन ऑफ द चेयर, नो, और एक और टेंटेटिवली एजेंडा लेटर से, तो 10 एजेंडा। अब मैनेजिंग कमेटी में ये डिटरमाइन करना है कि इस 10 एजेंडा को कितना टाइम देना है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आप पूरे दिन का तो एजीएम कर नहीं सकते हो, लोग उठ के घर चले जाएंगे, और लोगों को अगर ये लगेगा कि भाई ये हमारा सोसाइटी का एजीएम तो 4-4, 5-5 घंटे चलता है, तो मीटिंग में नहीं आते हैं वो, या आते हैं और हाजिरी लगा के निकल जाते हैं, जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और गैर कानूनी भी है, क्योंकि हमें हर रेजोल्यूशन के पीछे प्रपोजर और सेकेंडर चाहिए। वो निकल गया है और उसी का नाम प्रपोजर सेकेंडर में जाता है अगर, तो वो गैर कानूनी हो जाता है। तो मैनेजिंग कमेटी को ये डिटरमाइन करना है कि मेरा एजीएम जो है वो कितने समय के लिए करना है। तो हम मान के चलते हैं कि प्रपोज ये किया जाता है कि हमारा टोटल एजीएम का ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, फॉलोड बाय चाय नाश्ता पानी डिनर लंच वगैरह जो भी है वो टाइमिंग करना है उसको, कि पहला एजेंडा है मेरा चेयरमैन्स वेलकम स्पीच, लेटर से चेयरमैन है तो वेलकम स्पीच देगा, नहीं तो उसका डिटेल जो है वो एज इट इज मैनेजिंग कमेटी के वर्किंग रिपोर्ट में। तो यू कैन टोटली कट आउट द चेयरमैन्स वर्किंग स्पीच ऑल्सो। अगर देना है तो ये नहीं है कि 1 घंटा स्पीच देंगे, बोर मत करो लोगों को, वो कुछ और पर्पस के लिए आपके पास में आए हैं। 5 मिनट में स्पीच खत्म करो, वेलकम करो, अगर कोई गुजर गया है तो उसको श्रद्धांजलि दो, और कोई नया एडिशन आया तो उसको वेलकम करो, वगैरह वगैरह वगैरह, दैट्स इट। और सेक्रेटरी को हैंड ओवर कर दो कि आगे अब आगे का एजेंडा के लिए मैं सेक्रेटरी को इनवाइट करता हूँ। बाय द वे, यू कैन इनवाइट, द चेयरमैन हैज पावर टू इनवाइट एनीबडी amongst the managing committee to read out the agenda and proceed with the conduct of the AGM. ये जरूरी नहीं है कि सेक्रेटरी ही करेगा, हो सकता है सेक्रेटरी छुट्टी पे हो, नहीं आया हो, वगैरह वगैरह। ये यहाँ तक जो है ये सारी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में तय करना है। मैनेजिंग कमेटी को ये बोलना है कि भाई चलो हम अपना एजीएम करेंगे 15 सितंबर को, तो हमारा जो नोटिस है वो 3 दिन पहले से बंटना शुरू हो जाना चाहिए बड़ी सोसाइटियों में। ये भी तय करना है कि हम नोटिस बांटेंगे व्हाट्सएप पे, प्लस ईमेल पे, प्लस हार्ड कॉपी, या सिर्फ व्हाट्सएप और ईमेल पे,
या सिर्फ व्हाट्सएप और हार्ड कॉपी पे। ये ध्यान रहे कि नोटिस किसी भी मोड पे आप बांटो, लेकिन सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस छापना है। नोटिस एजेंडा वगैरह वगैरह की कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस में देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कानून में कोई अरेंजमेंट है भी नहीं, तो जरूरत भी नहीं। कई सोसाइटी ये सोचती है कि कॉपी हम सेंड कर देते, वहां पे वो चना सिंह के कुरमुरे के लिए वो कागज फेंक दिया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैनेजिंग कमेटी का पार्ट खत्म हुआ, अब आते हैं एजीएम का दिन। नोटिस एजेंडा बटेगा तो उसका लोगों से सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट भी लेना है। एक शीट होगी जिसके अंदर सीरियल नंबर होगा, फ्लैट नंबर होगा, सिग्नेचर की जगह होगी और मोबाइल नंबर की जगह होगी। उस शीट में नाम डालने की आवश्यकता नहीं है, खाली फ्लैट नंबर काफी है। नोटिस एजेंडा का पूरा सेट बांटना है। सेट में क्या क्या होना है? नोटिस एजेंडा, अकाउंट्स के पूरे स्टेटमेंट, पूरा का पूरा सेट। ऐसा नहीं कि एक शीट देना या दो शीट देना, पूरा सेट देना, वो सोसाइटी के खर्चे पे दिया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट का पूरा सेट देना है। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट की कॉपी देनी है। नवा मेंबरशिप का लिस्ट देना है। बजट प्रोजेक्शन शीट देना है। मैनेजिंग कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट का कॉपी देनी है। अगर बायलॉ का अमेंडमेंट का प्रोविजन है तो बायलॉ का अमेंडेड वर्जन देना है। पूरा बायलॉ नहीं, सिर्फ अमेंडमेंट वाला हिस्सा देना है। और अगर कोई टेक्निकल चीज आप डिस्कस करने वाले हो, सिविल रिपेयर्स या और कुछ लिफ्ट के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो देना है आपको। ये पूरा का पूरा सेट अगर वो 1 पेज का बनता है तो 1 पेज का, और अगर 200 पेज का बनता है तो 200 पेज का हर मेंबर को पहुंचाना कंपलसरी है। इसके सॉफ्ट कॉपी अगर ये तय हो गया है कभी एजीएम की मीटिंग में पुराने दिनों में कि हार्ड कॉपी ना दे के सिर्फ ईमेल पे देंगे, और ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कभी पहले के एजीएम में, तो आप उसे ईमेल से भी दे सकते हैं। अगर व्हाट्सएप में डाला हुआ है, विच आई सजेस्ट की है, तो व्हाट्सएप में डालिए, ईमेल में डालिए, और अगर ईमेल का प्रोविजन नहीं रखा हुआ है पहले तो हार्ड कॉपी हर मेंबर को पहुंचाना आपका काम है। सिर्फ नोटिस एजेंडा का 1 पन्ना या 2 पन्ना आपको सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में चिपकाना है। अगर 4 बिल्डिंग है तो हर 4 बिल्डिंग के नीचे वो चिपका देना है। अब आता है एजीएम का दिन। एजीएम का दिन में मेंबर आता है तो बाय द वे मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग के दौरान आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि हम स्पेशल इनवाइटी बोल के अकाउंटेंट को बुला सकते हैं, ऑडिटर को बुला सकते हैं, लीगल एडवाइजर को बुला सकते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर को बुला सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल वेंडर को बुला सकते हैं, या गार्डनिंग एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, या एसटी प्लान, किसी को भी बुला सकते हैं। सिमिलरली उसी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ये भी तय कर सकते हैं कि मेंबर के अलावा हम मेंबर के फैमिली को भी इनवाइट करते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, ओनली एज ए साइलेंट स्पेक्टेटर। उनका कोई राइट नहीं होगा बोलने का, ना शोर करने का, वगैरह वगैरह। वो मीटिंग के अगर हॉल है या कुछ है तो मीटिंग के पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल एजीएम के दिन पे अटेंडेंस शीट पे लेके सिग्नेचर पहले, सीरियल होगा, नाम होगा, फ्लैट नंबर होगा, सिग्नेचर होगा और मोबाइल नंबर होगा, और फिर उसको अंदर आने दिया जाएगा। कोई मेंबर बोलता है मैं बाद में सिग्नेचर करता हूं, तो वो एक ऑफेंस होगा, वो सेक्रेटरी और चेयरमैन को फंसाने वाली बात होगी। इसके लिए उसको एंट्री नहीं देना है। मीटिंग में आ गए, चेयरमैन ने ओपनिंग स्पीच दे डाला 2-4 मिनट का। चेयरमैन अगर नहीं है किसी कारणवश तो
मैनेजिंग कमेटी आपस में तय करके किसी को भी चेयरमैन चुन सकती है, हु विल नॉट बी कॉल्ड एज अ चेयरमैन बट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मीटिंग। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो सेक्रेटरी ये बोल सकता है जनरल बॉडी के अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स को कि आप में से किसी को कोई चुनना है तो आप अपॉइंट कर लीजिए अपने आप में से किसी को एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर ओनली फॉर टुडेज एजीएम ओनली। ही डजंट बिकम द चेयरमैन। वो आता है, प्रिसाइड करता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है, सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करता है कि आप मीटिंग शुरू करिए। चेयरमैन और या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको बोलता है मिनट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। या तो सेक्रेटरी रिकॉर्ड करता है, या तो ट्रेजरर करता है, या तो कोई भी एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर को बोल सकता है ये करने के लिए, या तो चेयरमैन कैन इनवाइट या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन इनवाइट एनीबडी फ्रॉम द जनरल बॉडी, एनी वॉलंटियर टू कम एंड रिकॉर्ड द फिजिकल मिनट्स ऑफ द एजीएम। अगर आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, अगर आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है, तो वो मीटिंग को आप रिकॉर्ड करिए। मेरा सुझाव है कि हर मीटिंग को आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। इसका प्रोविजन भी मैनेजिंग कमेटी का डिस्क्रिशन है, अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो ले सकती है सोसाइटी के खर्चे पे। मीटिंग शुरू होती है, पिछला वाला जो मिनट्स है with the permission of the general body it may be read or it may be taken as approved। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी एजेंडा का रेजोल्यूशन जो बनेगा, रेजोल्यूशन में लास्ट में प्रपोज्ड बाय अनिल शर्मा फ्लैट नंबर ब्रैकेट में, सेकेंडेड बाय सुनील शर्मा फ्लैट नंबर ब्रैकेट में, एंड पास्ड यूनानिमसली। और अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया हुआ है, माइनॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया हुआ है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टेड बाय कॉमा रमेश भाई फ्लैट नंबर। ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये है उसका कानूनी तौर पे कोई महत्व नहीं है, प्रोवाइडेड वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से एजीएम अटेंडी एजीएम मेंबर्स ने पास कर दिया हुआ है। कभी कभी रेजोल्यूशन पास करने के दौरान चर्चा होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो ये अधिकार क्षेत्र किसको है रोकने का? ये सिर्फ चेयरमैन को है या तो उस मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है। उसको यहाँ तक अधिकार है कि वो उस मेंबर को मीटिंग निकाला दे सकता है, बोल सकता है कि आप मीटिंग छोड़ के जाइए, और अगर आपका सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम है तो वहां से उस मेंबर को या उसके फैमिली मेंबर को जो भी शोर कर रहा है निकाल सकते हैं। वो आप क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि वो मीटिंग हाईजैक कर रहा है, मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, और आपके एजीएम का पर्पसेस सॉल्व नहीं होता है। ही इज ट्राइंग टू, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू create nuisance and not allow the conduct of AGM, which is a legal proceedings, because that resolutions will form part of legal resolutions if at all it goes to court। तो मेंबर को मीटिंग से निकालने का अधिकार भी चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है। फिर भी अगर नहीं मानता है वो मेंबर, दादागिरी, जैसे कई सोसाइटीज में दादागिरी होती है, तो चेयरमैन क्या कर सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? वो ये बोल सकता है कि मैं मीटिंग को 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूं, और वो और सेक्रेटरी या मैनेजिंग कमेटी अनाउंस करना है उसको, मैं मीटिंग को एडजर्न करता हूँ इस कारण से, ये अनिल भाई शोर कर रहा है, मीटिंग को हानिकारक है ये चीज, इसके लिए मैं मीटिंग को 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ। मैनेजिंग कमेटी उठ के चली गई, फिर से 10 मिनट के बाद में आ गई, चेयरमैन अनाउंस करता है कि मैं मीटिंग को फिर से रिकन्वीन करता हूँ, मीटिंग शांति से शुरू कर सकते हैं हम लोग। अभी फिर से शुरू किया, एक चांस की बात ले लो कि फिर से शुरू हुआ, आप फिर से एडजर्न कर दो। कानून में
कई कोर्टों के जजमेंट्स में ये लिखा भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर से एडजर्न कर दिया, फिर से आ गए, फिर से शोर हुआ। अब तीसरी बार आपको मीटिंग एडजर्न सिने डाई करना है, मीन्स परमानेंटली उसको एडजर्न कर देना है। एडजर्न मीटिंग को उस तारीख से आप 30 दिनों के अंदर फिर से बुला सकते हैं, बायलॉ में लिखा हुआ है, आप बुला सकते हैं। मैक्सिमम डेज परमिटेबल इज 30 डेज। वो जो नवा एजीएम होगा, इट विल बी कॉल्ड एज एडजर्न एजीएम। उसकी एक ब्रीफ लाइन की नोटिस देनी होगी सबको कि एडजर्न्ड एजीएम विल बी कंडक्टेड ऑन सो एंड सो डेट। मानो कि उदाहरण के तौर पे उस एडजर्न्ड एजीएम में भी ये शोर हो गया फिर से। एक बार एडजर्न किया हुआ एजीएम दोबारा एडजर्न नहीं कर सकते। इसके लिए चेयरमैन को ये रिकॉर्ड करना है कि मीटिंग इज AGM is adjourned sine die, and the registrar will now be intimated to conduct this meeting under the presence of a authorized officer appointed by the deputy registrar. तो ये सारी चीजें एडजर्नमेंट sine die, adjournment for 30 days, meeting calling again by authorized officer from the cooperative department. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब आके वो मीटिंग कंडक्ट करता है और उस समय भी अगर ये तमाशा होता है उदाहरण के तौर पे, तो उसके रिपोर्ट में अथॉराइज्ड ऑफिसर रिपोर्ट में लिखेगा कि सोसाइटी में अफरा तफरी है, न्यूसेंस है, नॉन कोऑपरेशन है मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के बीच में। इसके लिए आई रिकमेंड अपॉइंटिंग ए 3-member पैनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, बेसिकली इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर और अथॉराइज्ड ऑफिसर बाय द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। यहां तक हो गया, फर्स्ट एजेंडा हो गया। अब अकाउंट्स पे बात आती है। अकाउंट्स पे छोटा मोटा चर्चा करना है, पास करना है। अगर पास नहीं करना है, you can pass the accounts with or without changes, subject to revised accounts being published again by the managing committee and a copy of it being distributed to all the members along with a amended audit report. ऑडिटर को दोबारा खर्चा देना होगा। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का भी सेम फंडा है। तो चलो अकाउंट भी पास हो गया, प्रपोज्ड बाय, सेकेंडेड बाय, पास्ड यूनानिमसली या पास विद सो एंड सो अमेंडमेंट्स, ये भी हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट एजेंडा क्या होना चाहिए आपका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑडिटर रिपोर्ट को भी पास अप्रूव करना है। अब आता है मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट। मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जहाँ पे आप मैनेजिंग कमेटी पूरे साल में उसने क्या क्या किया हुआ है वो डिटेल देना है, विच शुड मैच द इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। प्रपोजल्स भी आप मैनेजिंग कमेटी में डाल सकते हैं कि भाई ये सजेशंस है हमारे और इस पे विचार किया जाए। This also has to be proposed and seconded and passed compulsorily in this particular AGM. It can be also changed or amended as per the decision of the attendee general body meeting. बजट प्रोजेक्शन शीट, ये एक एजेंडा है, इसको आपको लेना ही लेना है। बजट प्रोजेक्शन का भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बजट प्रोजेक्शन के वजह से आप सोसाइटी का सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अगर बढ़ाना है तो मैनेजिंग कमेटी को उसका एक पर्टिकुलर एजेंडा उसी एजीएम में डालना है कि देयर इज ए डेफिशिएट in the budget projection statement attached by
by a margin of, let us say, 10 lakh rupees. Hence, we propose to increase 100 rupees per flat per month, वगैरह वगैरह वगैरह। उस एजेंडा को भी प्रपोज और सेकंड करना है। टिपिकली हर सोसाइटी में इस चीज को लेके शोर होता है कि नहीं नहीं, इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज कर देना वगैरह। अगर इंक्रीज नहीं करोगे तो उसके अगले साल में बजट प्रोजेक्शन और डेफिशिट में चला जाएगा आपका। आपके सिक्योरिटी का फीस इंक्रीज नहीं कर पाओगे। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, बजट तो इंक्रीज नहीं हुआ, इनकमिंग है नहीं, तो आप सिक्योरिटी का जो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, पानी का जो खर्चा है, जो वेरी वेरी एसेंशियल्स है, स्वीपर का खर्चा है, वो आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। बिजली का बिल 100 रुपए से 150 रुपया हो गया, बजट प्रोजेक्शन में इंक्रीज नहीं किया, लेकिन 150 रुपया तो खर्चा करना है, नहीं तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, नहीं तो पानी का पंप बंद हो जाएगा। सेम वे विथ पानी का खर्चा भी ऑल्सो, पानी का खर्चा इंक्रीज करने वाला और कोई अथॉरिटी है, आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और कोई अथॉरिटी है। सैलरी एंड वेजेस जो है, आदमी को आप ये नहीं बोल सकते हो कि 4 साल आपने 100 रुपए में काम किया तो इस साल भी 100 रुपए में काम करना। महंगाई बढ़ती है तो हर किसी को एडजस्ट करना ही करना है। तो ये सारे के खर्चे आपको बजट प्रोजेक्शन शीट में करना ही करना है। अगर नहीं करते हो तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। अब जनरल बॉडी में अगर ये तय किया जाता है कि हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है ना सिंकिंग फंड में, रिपेयर फंड में, वो क्या काम का है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। कई सोसाइटी में ये एक फेवरेट डायलॉग है। रिजर्व फंड में पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कॉर्पस फंड में पैसा ऐसे, उसको निकालो ना। कानून में वैसा अरेंजमेंट नहीं है निकालने के लिए, इट विल बी एन ऑफेंस। वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो वहां पे फंड रखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक एजेंडा होना जरूरी है। तो बजट प्रोजेक्शन शीट के वजह से आप आपका सोसाइटी का मेंटेनेंस का खर्चा पर मेंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर एक्सेस है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो, और अगर डेफिशिएट है तो आपको इंक्रीज करना है। ये कला आपके मैनेजिंग कमेटी में होनी चाहिए कि कैसे पुटअप करना है और कैसे करना है आगे जाके। एक और नेक्स्ट एजेंडा होगा आपका न्यू मेंबर्स को एडमिट करने का। तो न्यू मेंबर को एडमिट करना है तो उसका लिस्ट देना है पहले से सबको कि भाई ये 10 मेंबर इस साल में ट्रांसफर हुए हैं। अब वो ट्रांसफर किस किस कारण से हुए, एक तो सेल डीड की वजह हो सकता है, एक गिफ्ट डीड की वजह से हो सकता है, एक रिलीज डीड की वजह से हो सकता है, एक प्रोविजनल मेंबर्स की वजह से हो सकता है, कोई मर मुरा गया उसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, या प्रोबेट है, या कोई फ्लैट ऑक्शन हुआ है, सेल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे कारण से है। तो वो जो मेंबरशिप का जो शीट दोगे आप फ्लैट के अगेंस्ट पर रिमार्क डालना है, सेल डीड की वजह से, गिफ्ट डीड की वजह से, सरफेसिया एक्ट के वजह से, सेल सर्टिफिकेट की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, कई बार डिवोर्स के वजह से भी फ्लैट ट्रांसफर्स होते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से। तो दिस ऑल डिटेल्स हैज टू बी पुट इट इन दैट न्यू मेंबरशिप लिस्ट। कुछ सोसाइटी में ये प्रथा है कि भाई नया मेंबर को हाजिर होना है, उसको खड़ा करना है और उसके लिए ताली बजाना है और उसको इंट्रोडक्शन पूछना है। गलत है ये। इट इज ओनली टू बी a symbolic welcome new members. 10 members are welcome into the society. ये आपका एजेंडा होगा, प्रपोज बाय, सेकेंडेड बाय, दैट्स इट। मेंबर को रिजेक्ट करने का अधिकार जनरल बॉडी को नहीं है, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है। जनरल बॉडी ये नहीं बोल सकते इसको हटा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, कोई सवाल नहीं। मेंबरशिप ग्रांट करने का अधिकार भी जनरल बॉडी में नहीं है, सो आपको वो नहीं करना चाहिए। एक और एजेंडा इंपॉर्टेंट है, वो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब पैनल ऑडिटर जो पैनल पे है वो। तो आपको पता है सेक्शन 81 के अंतर्गत ये है कि एक ऑडिटर 3 साल के ऊपर ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये काम मैनेजिंग कमेटी का है देखने के लिए कि ये ऑडिटर ने 3 साल कंप्लीट कर दिया हुआ है क्या। अगर कर दिया है तो अलग अलग नाम प्रपोज करने का प्रपोजल मंगाना है जनरल बॉडी से, और अगर जनरल बॉडी ये बोलती है कि हमारे पास नाम नहीं है तो जनरल बॉडी से ये अथॉरिटी लेना है कि चलो ठीक है हम लोग खुद ढूंढ के कर लेंगे, या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल देंगे स्टैट्यूटरी एडिटर अपॉइंट करने के लिए।
बजट प्रोजेक्शन शीट के वजह से आप अगर नेगेटिव है तो मंथली सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो या रिफंड कर सकते हो। रिफंड का मतलब है आप फिजिकली पैसा मेंबर को रिटर्न नहीं करोगे, लेकिन वो बैलेंस शीट में अमाउंट रिजर्व फंड में शिफ्ट कर दोगे उसको। नेक्स्ट ईयर वो आपका सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस नहीं बढ़ेगा। अब लास्ट एजेंडा टिपिकली हर नोटिस में होता है, एनी अदर मैटर्स विद द परमिशन ऑफ द चेयर। एनी अदर मैटर का मतलब ये है कि अगर 2 घंटे हो गए तो चेयरमैन के अथॉरिटी परमिशन से ही वो नेक्स्ट कोई बोल सकता है। उस एजेंडा पे आप मेंबर के प्राइवेट लेटर्स रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स है। बाकी मेंबर तैयार नहीं, आप पर्सनल मैटर लेके एजीएम में लेटर्स रीड नहीं कर सकते। मेरा ऐसा ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा ये हो गया, मेरे घर में लीकेज है, वो सारी का सारा फंडा एजीएम के दौरान नहीं हो सकता। So, concludingly, the chairman can reject any extra discussion by the general body. The general body has got no authority to force itself onto the managing committee to discuss any item. And the chairman also say, टाइम खत्म हो गया है, हमारा 2 घंटे का टारगेट था, उसके ऊपर और कुछ नहीं करना है। अब अगर कुछ और बात है तो आप एप्लीकेशन दे दो सोसाइटी में, आपका एजेंडा जो है हम कोशिश करेंगे आते दिनों में कभी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में वो चीज हम ले सकते हैं उस चीज को। सो फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड फॉर टुडे द लेक्चर एंड वी विल टेक ए 2 minute ब्रेक एंड देन वी विल रिटर्न बैक। Thank you for your patience. We'll be back in 2 minutes. Welcome back, friends. Now we will take up questions. आज के विषय पे ही प्रश्न करें, एजीएम प्रिपरेशंस। जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल ऑन योर स्क्रीन. We will take up your questions in sequence.
We will take up only one short question per person. While asking your questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultation, advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So anybody has any questions, please? Hello. Mr. Parisha, your question, please. Mr. Parisha. Okay. Mr. Parisha, are you there? Okay. Next question is by Mr. Sunil Shukla. Mr. Sunil. Hello, sir. Hello. Yes, please. Switch on your video, please. Hello, sir. सुनील जी आपका वीडियो स्विच ऑन करिए. ओके सर, ओके ओके. हेलो. आप पूछिए सर. सर आपने अभी जो गाइड किया. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर, आपने अभी अच्छा गाइड किया. एजीएम में अगर कोई तो ऐसा होता है, ओकेजन ज्यादा होता है हमारे सोसाइटी में कि वो जो प्राइवेट कंप्लेंट लेके आते इधर लीकेज है ऐसा वैसा, तो आपने सर बोला दैट इज नॉट मेंटेनेबल. तो उसको कोई सेक्शन है क्या सर अपना इसमें एक्ट में? सेक्शन 75 में जो एजेंडा है, हेलो, वो एजीएम का एजेंडा है. 75. अच्छा जो हाँ ये आपने गाइड किया 75 में आता है. ओके ओके सर. ओके सर. ओके. बस उतना था. थैंक यू सर. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. मिस्टर नवीन जैन प्लीज. सर जैसे आपने कहा कि एजीएम में जनरल हो हल्ला होता है, तो उसके बाद तो आपने रास्ता बताया, लेकिन अगर अकाउंट्स जब एडॉप्ट करना है, अप्रूव करना है और एडॉप्ट करना है, अकाउंट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर उसमें समझो 2-4 मेंबर धमाल करके पूरे हाउस को कंफ्यूज कर दे और सब अकाउंट में एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो हो सकता है उनकी बातें मान ले एंड जनरल कंसेंसस ये हो कि भाई वी कांट अप्रूव एंड वी कांट एडॉप्ट. फिर क्या रास्ता है? वही रास्ता है क्या जो आपने जनरल हो हल्ला में बताया? जैसे उदाहरण के तौर पे हम ऐसा समझते हैं कि हमने अकाउंट्स का एजेंडा पिकअप किया, 4 जानकार मेंबर अनजाने में जानबूझ के जो भी तरीके से बोलते हैं कि भाई ये गलत है और क्या क्या है क्या नहीं है. अब क्या होता है कि अकाउंट से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी है तो मैनेजिंग कमेटी को इतनी होशियारी होनी चाहिए कि नोटिस में ये लिखना है any questions relating to accounts may be put up in the office within 5 days. एक कट ऑफ डेट डाल दिया आपने. जैसे आपने उदाहरण के तौर पे आपकी मीटिंग होनी है 20 तारीख को. माइक्रोफोन चालू है क्या? कौन करिए माइक्रोफोन सर आपका. तो साउंड नहीं आ रहा है. मिस्टर जैन, कैन यू हियर मी? हाँ, यस यस यस. सो उस एजेंडा में मैनेजिंग कमेटी शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेंशन कि मीटिंग रखी हुई है 25 सितंबर को, है ना. नोटिस आपको मिल गई है 10 सितंबर को. तो मैनेजिंग कमेटी हैज टू राइट दैट पर्टिकुलर क्लॉज ओवर देयर कि एनी ऑब्जेक्शंस or questions relating to the accounts may be put up before the society manager or secretary up to, let us say, 15th September and so and so. Thereafter, no query shall be entertained करके. अब जनरल मीटिंग में आपके पास कोई क्वेरी नहीं आई है, तो अभी आपको क्या लगता है जैन साहब, अगर क्वेरी नहीं आई है और नोटिस में एक क्लॉज लिखा हुआ है, तो क्या उसके पास अधिकार है प्रश्न रेज करने का? आपको क्या लगता है सर?
नहीं, ये लिखा भी रहता है और वो बोलते हैं कि नहीं, भले हमने नहीं दिया, लेकिन इट इज योर ड्यूटी कि अभी हमको ये ज्ञात हो रहा है, तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो। और हो हल्ला कर रहे हैं, समझो 3-4 जन फिर भी हो हल्ला कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस में ये क्लॉज डाला हुआ है तो कानूनी हिसाब से उसका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है अगर उसने ऑब्जेक्शंस नहीं रेज किया हुआ है। अगर उसने ऑब्जेक्शंस रेज किया हुआ है तो जो अकाउंट्स बना रहा है, अगर मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि अकाउंटिंग एजेंसी अकाउंट बना रही है या ट्रेजरर देख रहा है या और कोई इंटरनल ऑडिटर देख रहा है या स्टैट्यूटरी ऑडिटर देख रहा है, जो भी कोई देख रहा है अकाउंटेंट, तो मैनेजिंग कमेटी को ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को एजीएम में एज ए स्पेशल इनवाइटी इनवाइट करे उस चीज का जवाब देने के लिए। उसके बाद भी श्योर होता है तो चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन से आप वो एजेंडा को वोट पे डाल सकते हैं, शो ऑफ हैंड्स। चेयरमैन बोल सकता है कि भाई ये अधिकार है, ये ऐसा ऐसा है, आई एम पुटिंग दिस एजेंडा टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। भाई जिसको एजेंडा पे ऑब्जेक्शन है वो हाथ ऊंचा करे। तो कितने हाथ ऊंचे होते हैं टिपिकली, जैसे आपने बताया कि 4-5 मेंबर शोर करने वाले हैं, तो वो 4-5 मेंबर ही हाथ ऊंचा करेंगे। अब चेयरमैन ये बोलता है कि एजेंडा को सपोर्ट करना या पॉजिटिव रिस्पांस के लिए या नो ऑब्जेक्शंस के लिए हाथ रेस करिए, तो आपको क्या लगता है कितने हैंड्स रेज होंगे? जैसे आपने बताया कि कई लोगों को तो समझ होती नहीं है, मेजोरिटी तो रेस कर ही देंगे, आपका पर्पज अचीव हो गया। गलत है सही है, मेजोरिटी का डिसीजन चलता है जनरल बॉडी में, सेक्शन 72 में लिखा हुआ है। तो अगर उस मीटिंग में सही है या गलत है, लेकिन जनरल बॉडी ने ये बोल दिया एजेंडा पास, तो कानून के नजर में वो एजेंडा पास है और तो कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता है। ठीक है ना जैन साहब? हाँ, लेकिन क्या होता है कि लोग जैसे कंफ्यूज हो गए और कुछ गड़बड़ है ऐसा 4 जनों ने बोल दिया, हाँ, और फेवर करने वाले, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले हाथ ही नहीं उठा रहे, अलूफ हो गए, तो ये एडॉप्ट नहीं होगा। और एडॉप्ट नहीं होगा तो उसका क्या रास्ता है? एडॉप्ट नहीं होगा तो रिकंसिडरेशन के लिए उस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए आप एडजर्न्ड एजीएम बुला सकते हो। करेक्ट। और एडजर्न्ड एजीएम में भी मैंने बताया कि एडजर्न्ड एजीएम में भी बुलाया, फिर भी तमाशा हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कहीं ना कहीं तो कुछ रास्ता। तो जो चेयरमैन बोलता है कि भाई यहाँ पे ये अफरा तफरी चल रही है, न्यूसेंस चल रहा है, हैरासमेंट हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन हो रहा है, इसके लिए मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में, उसका अधिकार क्षेत्र लिखा हुआ है, बायलॉज में भी लिखा हुआ है और एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं मेरे अधिकार क्षेत्र को यूज करके डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलता हूँ कि अथॉराइज्ड ऑफिसर को लाके यहाँ पे बिठा दे करके वो अपने मीटिंग में कन्वर्ट, वो अपने सिग्नेचर से मीटिंग शुरू करेगा। अब वहां पे शोर कर लो, और उस शोर में भी अगर ये मान लेते हैं कि वही 4 आदमी उठ के बोलते हैं कि ऐसा 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 करके, तो वो आदमी क्या बोलेगा उसको अथॉराइज्ड ऑफिसर? भाई आपको ऑब्जेक्शन है क्या? हाँ है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी का वोट मैं ले रहा हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन पे मैं मेजोरिटी का वोट ले रहा हूँ। आपको तकलीफ है तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है जैन साहब, क्या करना चाहिए उसको? वो अथॉराइज्ड ऑफिसर क्या बोलेगा? वो तो खुद ही टेक ओवर कर लूंगा फिर। अगर एक आइडिया दीजिए। वो बोलेगा कि तकलीफ है क्या, आप री ऑडिट करवा लो, यस, गवर्नमेंट री ऑडिट करवा लो अपने खर्चे पे, बात खत्म हो गई। कुछ कुछ चीजें नैतिकता पे और अनैतिकता पे चलने वाली है यहाँ पे। वो क्यों चलती है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी मर्जी से कामकाज होना चाहिए। कामकाज उसकी मर्जी से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने तो चुन लिया एक प्रतिनिधि को, आपने इलेक्शन किया और सारे सर्वमति से आपने उस मैनेजिंग कमेटी को चुना है। तो उस मैनेजिंग कमेटी को जो चुना उसने आपको बना के दिया कागज पत्री वगैरह, आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लो या तो सरकारी प्रोसेस करो। सरकारी प्रोसेस का मतलब है री ऑडिट कराओ। लेकिन आप उस मीटिंग में ऑब्जेक्ट करके मीटिंग को हाईजैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पूरा वर्ष का कार्यभार करना है, बाकी का एजेंडा भी पूरा करना है।
और फिर भी नहीं होता है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास जाने दो, जो कि कई मेजॉरिटी सोसाइटीज में ये तमाशे होते हैं। और आपको क्या लगता है क्यों आके एडमिनिस्ट्रेटर या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठ जाता है? इसीलिए होता है, आपस के झगड़े में ही होता है। थैंक यू जैन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर सतीश कुमार। सतीश कुमार, मिस्टर सतीश कुमार। Hi, sir. Thank you for your knowledge sharing. Yes, sir. I appreciated actually my most of the queries are clarified, but very minor queries I have it, but I will try to put it in simple, crispy format. Actually, whenever as a society member, MC is giving notice actually, but there is no end time. For example, they are specified as a time of 11 a.m. but there is no end time, and the meeting is prolonging, and we don't know how long we are going to be there as a members or something. We have other commitments, and the chairman is continuing after something 2 hours or 3 hours. This is my first question. In the notice, there is no end time, and my second question is. My second question is actually last MOM GBM Sir, I will meeting not be able actually. to take up 2 questions right now. We are on a limited time scale. Okay. Now, your question is that during the actual time of meeting, there is less quorum in the meeting. Is that your question? No, actually in the notice there is no end time. That is my question. In But the meeting in Lamba. I'm not getting your question clearly. वो नोटिस में जीबीएम का नोटिस दे रहे हैं ना मेंबर्स को, उसमें एंड टाइम नहीं है, मतलब एंड कब मीटिंग खत्म होगी वो टाइमिंग नहीं है, 11 से 2 बजे 1 बजे वैसा बोल रहे हैं। हाँ, वो टाइमिंग नहीं है, तो वो चेयरमैन का अधिकार होता है, वो कितना टाइम तक लंबा चला सकता है ना। जब तक मीटिंग का एजेंडा पूरा नहीं होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैनेजिंग कमेटी को स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे को ये मीटिंग 2 घंटे में पूरा करना है या 3 घंटे में पूरा करना है, ये मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है। और अगर जनरल बॉडी उस मीटिंग को 6 घंटे खींच लेती है तो वो सोसाइटी को रजिस्ट्रार को हैंडओवर करना ही सबसे बेस्ट है। इसका मतलब वो सोसाइटी में ग्रॉस टू ग्रॉस मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तभी मेंबर्स आर डिससेटिस्फाइड एंड देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। सो approval of accounts 2 minutes, that's it. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, that's it. So this who decides? This the managing committee decides. The discretion is whom? With the chairman. If the discussion is prolonging beyond bounds, 5 minutes हो गया, 10 minutes हो गया, then it should be the होशियार chairman who should say, fine, I'm putting this agenda on vote. That's it. आपको डिस्कशन करना है, डिस्प्यूट करना है, दूसरा प्रोसेस करो। ये फोरम, ये एजीएम डिस्प्यूट करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारा एक फिक्स एजेंडा है, यस नो बोलो, सेकंड करो, प्रपोज करो, पास करो और बात खत्म करो। इसके अलावा और कुछ करना है अगर, जो कि हर मेंबर सोचता है कि इसके अलावा हम बहुत कुछ करेंगे, उधर जाके पूरा अपना भड़ास निकाल देंगे, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं आउटबर्स्ट। इतने साल का भरा हुआ है ना, यहाँ तलक सर के ऊपर के भर गया, वो पूरा का पूरा जाके निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है सर जी। एजीएम है, कुछ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। वो जो बॉडी बैठी है वहां पे, वो आपका सोसाइटी का प्रतिनिधि है। इट हैज टू बी गिवन सम रिस्पेक्ट, बिकॉज इफ यू डू नॉट गिव हिम रिस्पेक्ट, then the meeting is not going to be conducted properly, and the AGM of the society is also not going to be conducted properly, and the chairman is going to say one word, hell with you people, I am resigning. The secretary is also going to use that same words, hell with you people, I am resigning. The managing committee resigns, and where does the society go? The society goes down the sewage drain. Am I right, sir? And this is not happening in every society, it is happening in each and every society. Agree. So hence the discipline has to be maintained by whom?
by the managing committee. So the Yeah, managing that's where committee has to actually know in the कि when to notice they adjourn the were meeting. specified in end time actually. That's where actually they are specified start time only. You cannot But, put an end time. This is not a movie theater कि 3 से 6 का शो है, ऐसा नहीं चलता है साहब. मीटिंग है, मीटिंग एक्सटेंड होगा, लेकिन चेयरमैन को पावर दिया हुआ है ना, नहीं मैं मीटिंग एक्सटेंड नहीं करता हूँ, मैं एडजर्न करता हूँ. बाकी के एजेंडा एडजर्न एजीएम में लेंगे. मेंबर को भी सीखना चाहिए. एक बार आपने 10 मिनट के लिए एडजर्न कर दिया मीटिंग, बट वो जो शोर करने वाला जो आदमी है, डिस्टरप्ट करने वाला जो आदमी है, जो न्यूसेंस करने वाला जो आदमी है, उसको सीख होनी चाहिए कि देखो भाई मेरा तो चलने वाला नहीं है. अगर उसका मकसद ये है कि इनको फोर्स करूं रिजाइन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर आने दूं, तो सो भी इट, नुकसान सबका होगा. अगर उसको ये मकसद है कि मैं इसको रिजाइन करा के खुद आ जाऊं, तो उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर वो खुद भी आ जाता है तो अब बाकी दूसरी टीम खड़ी है उसको हैकल करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, जो उसने आज किया इस कमेटी के साथ में, वो उसके साथ भी होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लेट द सोसाइटी बी विद द एडमिनिस्ट्रेटर. सर व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये गलत अफवाह है कि एडमिनिस्ट्रेटर आता है और सोसाइटी के अकाउंट्स खाली कर देता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में पैसा खाया, मिस मैनेजमेंट किया, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया, इस संदर्भ में क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, सैकड़ों. कोऑपरेटिव कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं और रजिस्ट्रार के पास में भी चल रहे हैं. अगर 100 केसेस चल रहे हैं तो 99% केसेस मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध चल रहे हैं और शायद 1 या 2 केस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ चलते हैं. अब रेशियो अगर देखा जाए तो गुनहगार कौन है, मैनेजिंग कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटर? ये तो साफ साबित होता है ना. आपने क्यों छोड़ा काम मैनेजिंग कमेटी का? क्योंकि आपको आता नहीं है काम चलाने को, इसके लिए आपने छोड़ दिया. आप परेशान हो गए, शौक में आए आप, शौक पूरा करने के लिए, हॉबी पूरा करने के लिए. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जब इग्नोरेंस होता है, जब नॉलेज नहीं है उस चीज का, तो ये सारी चीजें होने वाली है. और लोगों को कैसे हैंडल करना है वो तो एक कला है, सब हैंडल करिए, उसमें क्या तकलीफ क्या है. एनीवे, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर इस्माइल शेख. सॉरी इस्माइल जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं परेश का क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले. ओके. परेश सर, मिस्टर परेश, अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर परेश. Yes, sir. Sorry, by mistake, I just shift the exit button. I'm sorry for that, sir. Good evening, and sir, you have been very kind and helpful to us. And I'll share something later on. Not it's a little too early, but I'll share with you at a later date. Now, sir, you had mentioned that 3 years, past 3 years expenditure for to make the yearly budgeted projection report, sir. Is this the last 3 years expenditure? Is it mandatory or is it just a formula to arrive at, sir? It is mandatory. Now, what I'll tell you an example. आपका जो बजट प्रोजेक्शन शीट बनने वाला है, प्रोजेक्शन का वर्ड है. एक प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर आते साल. Yes. अब आते साल कौन सा है सर आपके लिए? 2025-26. 25-26. अभी, yeah. 25-26. अब उसके पहले का 3 साल, जिसमें से आज 1 साल का है, जिसका आप बजट पास करने वाले हो, अकाउंट्स पास करने वाले हो, और उसके 2 साल का पहले कंपैरिजन करना है आपको कि भाई मेरा 22-23 में 2% इंक्रीज हुआ था, 23-24 में इतना इंक्रीज हुआ, 24-25 में इंक्रीज, तो अप्रोक्सीमेटली 25-26 में कितना इंक्रीज होगा जी सर, ये आपको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करना है. इसकी मदद आप अकाउंटेंट से ले सकते हो, इसकी मदद आप इंटरनल ऑडिटर से ले सकते हो, इसकी मदद आप इंटरनल जो आपने एक्सपर्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए उसकी मदद ले सकते हो. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. यस सर, इट कैन बी डन. इट्स नॉट अ बिग थिंग. यस सर. But so this is mandatory, right, sir? Yes. So budget now projection sheet is mandatory under section 75. No, but the formula that has been suggested that in the last 3 years average is what you have. There is no other formula to arrive at a budget projection. Okay, now you cannot just simply say
यू कैन नॉट जस्ट सिंपली से कि 25-26 में इतना खर्चा, कोई आधार होना चाहिए। तो आधार क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने सोसाइटी का सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस कम ज्यादा करना है। Sir, so इसके विपरीत, I mean, absolutely contradict to this, our MC has passed a resolution in the last AGM that ad hoc 20% increase in the maintenance charges. And despite of that, we are running short. You need to appoint a proper internal auditor. You need to appoint a proper accountant for this thing. And don't leave this job to your managing committee. Leave it to the professionals. They will do it properly. So because there is a tug of war between myself and the managing committee, so whatever suggestions I have been giving out of knowledge acquired from you, they treat me as I don't have knowledge or I don't have common sense or whatever you are suggesting is something वो एक नॉर्मल थिंग है, वो एक नॉर्मल थिंग है हर सोसाइटी में। तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठा लो, बात सर मेरा प्रोसेस वही चालू है सर। Anyway, thank you, Mr. Parekh, for joining in. Appreciate it, sir. Appreciate it. Next question is by Mr. Ismail Sheikh, please. सर मेरा सवाल ये था, Yes, sir. ऑडिट एक्टिविजन रिपोर्ट में एक सोसाइटी ईयर्स टुगेदर सबमिट नहीं करती है, तो उसको वो करना जरूरी है ना हर साल सर? फिर से पूछिए सर। ऑडिट एक्टिविजन रिपोर्ट है ना, ऑल टुगेदर वो एजेंडा में आता ही नहीं है ना, वो लोग करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का जो एजेंडा है वो कंपलसरी एजेंडा है सेक्शन 75 में। ओके। और मैं शायद ये बताना रह गया कि सेक्शन 75 का अगर जानबूझ के कंप्लायंस नहीं किया, पालन नहीं किया, तो वो मैनेजिंग कमेटी को 5 साल के लिए डिबार होना पड़ता है। ओके। शर्त यह है जानबूझ के, अनजाने में किया तो डिबार का प्रोविजन नहीं लगता है उसको। But general body can insist, no sir? Of course, any single member also can insist on that. Okay, okay. नहीं, before general body अगर मैनेजिंग कमेटी को एडवाइस कर सकती है भाई ऑडिट एक्टिविजन रिपोर्ट बनाओ करके, तो ऐसा हो सकता है सर? Audit rectification report cannot be prepared by general body. It has to be prepared by managing committee in consultation with the society accountant. Okay. Thank you, sir. Thank you, Ismail ji. Next question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat, please unmute your microphone. गुड इवनिंग सर। राठौड़ साहब बोलिए। मेरा क्वेश्चन भी इस्माइल जी के लाइन में ही है कि ये जो एजीएम के मैंडेटरी एजेंडाज हैं, उसमें से अगर कुछ एजेंडाज मिसिंग हैं, फॉर एग्जांपल अप्रूवल ऑफ द लास्ट एजीएम एंड एसजीबीएम्स minutes, then this projection of coming years this budget and तो अगर इस तरह के ये एजेंडा उसमें मिसिंग है तो हाउ ये इनसे कैसे मतलब डील किया जाए? अगर वो एजेंडा मिसिंग है, आप सोसाइटी को अगर जानकार है तो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को पहले से गाइड कर दो कि भाई ये मिनिमम एजेंडा होना चाहिए। अगर आप मिस करते हो तो मैं रजिस्ट्रार को कंप्लेन करूंगा और आपकी सोसाइटी को मैं अपना कमेटी को डिबार कराऊंगा। कमेटी को नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर आदमी को, पूरी कमेटी को डिबार नहीं कराना चाहिए, खाली छोटे छोटे लोगों को, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, बाकी जन बचे हुए हैं वगैरह वगैरह। अपने को थोड़ी ना किसी से दुश्मनी निकालने का, अपने ये करना है कि भाई आप कानून का पालन करो। कानून का पालन आप नहीं कर रहे हो, सारे के सारे सोसाइटी के लिए करो, पूरे सोसाइटी के लिए। तो अगर आप एजेंडा है तो वो कानून का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, और डीबार का प्रोसीडिंग्स होना चाहिए उसके ऊपर। एक छोटा सा और है, मतलब एसजीबीएम का एसजीबीएम लिया
और उसका माइन्यूट्स ऑफ मिनट्स है वो सर्कुलेट ही नहीं किया या बनाया ही नहीं है ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो अप्रूवल का क्या होगा? अगर ऐसा बांटा नहीं है तो वो एक ऑफेंस है, और उसके अप्रूवल लेने का मतलब ये हुआ कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है कि भाई मैं आपको बताए बगैर उस चीज का अप्रूवल ले रहा हूँ. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन या चीटिंग या फ्रॉड. वो क्रिमिनल ऑफेंस भी जाता है. और आपको छोटे स्केल पे अगर डिस्प्यूट करना है तो फिर आप उसको डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में एंड बिफोर द कोऑपरेटिव कोर्ट भी आप जा सकते हैं. माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग अगर सर्कुलेट नहीं गया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस. यस ऑफ कोर्स. आपको बताए बगैर उसको पास कर रहे हैं ना, झांसा दे रहे हैं उसको बोलते हैं हिंदी में, आपको गुमराह कर रहे हैं, है ना, आपको और कुछ बोल के और कुछ करना चाह रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विजू चौहान. मैडम विजू चौहान. Yes, sir. Thank you. Our committee was already debarred under 75(5), but still they got status quo in 20 hours, and they want to continue with redevelopment process. Are they authorized to take this decision in redevelopment? The redevelopment process is not done by the managing committee. They can only do the proposing part. The redevelopment resolutions are passed by the general body. But you can get a stay on this particular agenda from the cooperative court. If you are sure that they are debarred and there is an order to that aspect. And they are inviting the officer from deputy registrar to approve the developer. I was surprised with that, you know. No, madam. There is some mischief in this thing. You need to go deeper into that and then understand. I've taken the objection and I've written to the deputy registrar and all DDR, everybody, if they are taking decisions like this, and how can they approve the authorized officer from deputy There is registrar? some mischief going on. You do some deep investigation and find out what is happening. Anyway, thank you for joining in, madam. Thank you, sir. Next question is by Mr. Paresh. Paresh जी बोलिए आप. हाँ, गुड इवनिंग हेमंत जी. गुड इवनिंग सर, बोलिए. अगर एसजीएम में ऑलरेडी एजेंडा पास हो गया है और सर्टेन मेंबर्स टेक्स अप वोटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड दे misdirect the other members not to pay the amount which has been decided for repairs, then what is the solution? अगर एक रेजोल्यूशन जनरल बॉडी मीटिंग में रिकॉर्ड हो गया है कि भाई ये 100 रुपया देना है सोसाइटी को, ये एक जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है. जैसे मैंने पहले बताया कि वो सेक्शन 72 में ये लिखा हुआ है कि जनरल बॉडी में जो डिसाइड हुआ वो फाइनल है और वो पूरी सोसाइटी को आपने अटेंड किया हो या ना किया हो आप पे लागू पड़ता है. तो आप अभी लोगों को भड़काओ, बोलो, उल्टा सुल्टा जवाब दो. अगर वो नहीं भरते हैं वो अमाउंट तो वो डिफॉल्टर बन जाते हैं और उनके ऊपर जो भी सोसाइटी ने इंटरेस्ट ब्याज तय किया हुआ है वो लगना शुरू हो जाएगा. ओके. Last question is by Francis. Mr. Francis, please. This is the last question we are taking for today. Yes, sir. There is a difference between AGM and special AGM. In AGM, limited agenda is taken, and the rest agenda is taken for. There is no such thing called special AGM. If somebody is taking that special AGM, then it is a false thing to say. You can always say, I am taking an adjourned AGM. That's it. Adjourned AGM का प्रोविजन है बायलॉज में, जो आपको ओरिजिनल AGM के डेट से 30 डेज के अंदर करना है. So there is no special AGM. You can say special general body meeting, that is SGM with limited agenda.
but the agenda is more on the AGM, annual general. So therefore, MC can take some agenda on special AGM. नो सर, इट हैज टू बी एडजर्न्ड AGM. अगर समझो आपका 10 एजेंडा AGM में है, एग्जाम्पल, if there are 10 agenda in the AGM, but due to some reason you could only do 6 agendas in that AGM. So 4 agendas are pending. So the chairman should be that smart enough to say, "Ki now today timing is over. The general body members have left already. Hence, I am adjourning this AGM for 30 days. Adjourned AGM notice will follow." That's it. This is the resolution. This is the noting he has to do in that particular thing. So within 30 days, the remaining agenda will be called in that adjourned SGM, adjourned AGM and not SGM. AGM का agenda can never be taken in an SGM. Remember that. That is the thing I asked. This AGM agenda and special agenda. These are two different things. AGM agenda under section 75 cannot be taken in a special general body meeting, SGM. Okay. So there is no question of any special AGM. This is वो जो बोलते हैं ना, अपना मन मर्जी का वर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं सब जन, तो वो होता नहीं है सर वैसा. Anyway, thank you Mr. Francis for joining in, and we have run out of time already. We will conclude today's webinar. So with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and bye-bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Have a good day, I appreciate it, sir. I appreciate it. Thank you so much. Thank you.